मैं जब भी सोकर उठती तो मेरे पेट पर काली स्याही लगी होती। मैं बहुत हैरान थी कि ये सब कैसे हो सकता है। घर में मैं और मेरे ससुर ही हुआ करते थे और एक नौकरानी होती थी। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह सुला दिया और खुद कमरे में छुप गई। अभी सोए हुए कुछ ही देर हुए थे कि मेरे ससुर मेरी नौकरानी को मुझे समझकर उसके साथ। आज भी मेरे पेट पर काली स्याही का निशान था। लगातार 20 दिन से मेरे पेट पर यह काली स्याही का निशान मुझे नजर आ रहा है। काली स्याही के निशान से मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं ये सोच रही थी कि ये कौन है जो मेरे पेट पर निशान लगातार बनाता है। जब मैं नहाती तो ये निशान हल्का हो जाता। जब पहली बार मैंने ये निशान देखा था तो सोचा कहीं ये लग गया होगा, लेकिन अब तो रोज़ ही ये निशान मेरे पेट पर मुझे नज़र आ रहा था। अब तो मुझे कुछ शक सा होने लगा था, लेकिन मैं शक भी करती तो किस पर करती। मेरे घर में मेरे अलावा 2 और ही लोग रहते थे, एक मेरे ससुर और दूसरी मेरी काम वाली लड़की जो कि मेरी ही उम्र की थी। बात कुछ यूँ है कि मेरी शादी के बाद ही मेरे पति को किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा, क्योंकि उनकी नौकरी वहीं पर थी। ससुराल में बस मेरे ससुर ही थे। मेरी सास की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। मेरे पति यानी कि राजन मेरे सास ससुर की इकलौती संतान है। मेरे पति ने मुझे बोला था कि तुम्हारा वीज़ा भी लगवा कर तुम्हें वहीं बुला लूँगा। मैं अपने पति के जाने से बहुत उदास थी और घर में भी बस एक नौकरानी थी जो दिन रात हमारे साथ ही रहती थी, और वो नहीं होती तो मैं और मेरे ससुर ही इस घर में होते। लोग तरह तरह की बातें ना बनाएं, इसलिए मेरी शादी से पहले ही दिन और रात के लिए एक नौकरानी रख दी गई थी जो घर के सभी काम करती और रात को मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी। वो लड़की भी नौजवान थी। पहले तो मेरे ससुर का सारा समय अपने ही कमरे में गुजर जाता था या फिर हॉल में टीवी देखकर, लेकिन वो हॉल में भी वो तभी आते थे जब उन्हें नाश्ता या खाना खाना होता था। मेरे ससुर बहुत ही अजीब किस्म के इंसान थे। खाना खाने से पहले अगर वो हाथ धोने जाते तो 15 मिनट तक हाथ धोते ही रहते, फिर बार बार अपने हाथों को सूंघते कहते कि पता नहीं कौन सा हाथ सही धुला है और कौन सा नहीं। फिर खाना खाते हुए टीवी देखते रहते। मुझसे वो ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। बस अगर उन्हें कोई काम होता तो वो बुला लेते, वरना आवाज़ नहीं देते थे। मैं पूरा दिन उस नौकरानी से काम करवाती और साथ साथ बातें भी करती रहती। शुरू के 2 महीने तो ऐसे ही निकल गए। मेरी राजन से भी बात रोज़ होती थी। मैं हर बार उनसे अपने वीज़ा के लिए ज़रूर पूछती थी, लेकिन वो हर बार यही कहते कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी मैं नौकरानी से अपने ससुर के कमरे की सफाई करने को कहती, वो नहीं करती। मुझसे कहती, दीदी आप भी मेरे साथ चलो, मुझे साहब से बहुत डर लगता है। बार बार वो मुझसे बेड की चादर बदलवाते हैं, कभी बार बार झाड़ू लगवाते हैं। मुझे कहते हैं कि तुम सही से सफाई नहीं करती हो। मैं उनकी बात पर हंसती रहती और कहती कि वो कुछ बहमी हैं। तो वो कहने लगी, नहीं नहीं दीदी, वो तो ठरकी हैं, उनकी नज़रें सही नहीं हैं। क्या आपको पता है, कल मुझे कहने लगे कि इतनी गर्मी है मेरे कमरे में, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो अपना दुपट्टा उतार कर काम कर लेना। मुझे उसकी ये बात बहुत अजीब सी लगी थी, लेकिन मैंने उसको ये बोलकर टाल दिया कि हो सकता है कि बेटी समझकर एहसास कर लिया हो, जाने भी दो दीदी। हमने जब से होश संभाला है तरह तरह के लोगों के घर में काम किया है, मैं लोगों की नज़रों को बहुत अच्छे से समझती हूँ। वो बोलकर किचन में चली गई और मैं उसकी बात को भूल भी गई। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था कुछ अजीब ही था। आखिर वो कौन था जो काला रंग मेरे पेट पर लगाता था और मुझे कुछ महसूस भी नहीं होता था। मैं रात को देर तक जागती रही। मेरी काम वाली लड़की मेरे कमरे में ही ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोती थी। रात के करीब 2 बजे तक तो मैं जागती रही, फिर मुझे नींद आ गई। पूरा दिन घर के कामों में लगकर मैं पूरी तरह रात तक जग नहीं पाई। एक बार जब मैं अपने ससुर के कमरे में चाय देने गई तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो अपनी उंगली में काली स्याही लगाए एक खाली कागज़ पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच रहे थे। मैं तो उनको शाम की चाय देने गई थी, लेकिन मैं जो कुछ भी देख चुकी थी वो मेरा होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो पहले मैं बहुत घबरा गई, फिर मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए बोले कि तुम बिना पूछे मेरे कमरे में क्यों आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि बिना पूछे किसी के कमरे में दाखिल नहीं होते? पहली बार मेरे ससुर ने इस लहजे में मुझसे बात की थी। ये सुनकर मेरे तो चेहरे का रंग उड़ गया था और मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ी से धड़क रही थी कि जैसे अभी मेरा दिल बाहर निकल कर आ जाएगा। मेरे दिमाग में मेरे पेट पर लगा वो काली स्याही का निशान घूमने लगा। तो क्या वो निशान मेरे ससुर लगाते थे
ये ख्याल आते ही मेरा दिमाग घूमने लगा। ये बहुत अजीब सी बात को की थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये सारी बातें आ रही थी क्योंकि मैंने जो देखा था उससे मैं बुरी तरह काँप रही थी। पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बातों को इनकार करती रही कि वो मेरे पापा को की तरह हैं। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, लेकिन ये भी तो सच था कि मेरे पेट पर ये निशान होता था और मेरे ससुर भी उसी रंग की स्याही से सफ़ेद कागज़ पर निशान खींच रहे थे। एक दिन मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ गई तो मेरे ससुर बिल्कुल मेरी नौकरानी के पीछे खड़े थे। वो अपने काम में मगन थी। वो बर्तन धो रही थी और मेरे ससुर उसके इतने करीब खड़े थे कि कुछ 1-2 इंच का ही फासला होगा बस। मुझे उनकी ये बात बहुत अजीब लगी थी। इसका मतलब उस दिन मेरी नौकरानी बिल्कुल ठीक बोल रही थी कि मेरे ससुर की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने जाकर बोला, पापा आप किचन में क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आज से पहले उन्हें कभी भी किचन में नहीं देखा था। वो मेरी आवाज़ सुनकर बुरी तरह हड़बड़ा गए। मुझे किचन में देखकर उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए और मेरी नौकरानी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वो भी मेरे ससुर के आने से बेखबर थी। पापा बहुत ही अजीब नज़रों से हम दोनों को देख रहे थे। मैंने नौकरानी को नज़रअंदाज किया और अपने ससुर से किचन में आने की वजह पूछने लगी। वो मुझे कहने लगे कि ये नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा। ये झाड़ू लगाकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है, इसके हाथ गंदे हैं। वो बहुत परेशान सी हो गई। वो कहने लगी, साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने सबसे पहले हाथ धोया है, फिर किचन में आई हूँ और बर्तन को हाथ लगाया है। मेरे ससुर तो नौकरानी से बहस पर उतर आए थे। वो बोलने लगे, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे के पैसे हराम के हैं क्या? तुम्हें तनख्वाह भी दूं और झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती हो? ये तो मैंने आज देख लिया, वरना तो तुम कब से हमें गंदे बर्तनों में खाना दे रही हो। मैंने उनसे बहुत कहा कि आप रसोई से बाहर चले जाइए, मैं बात करती हूँ, लेकिन वो तो मुझ पर ही गुस्सा करने लगे कि ये तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है जो ये सर पर बैठ गई है, वरना मैं तो इस लड़की को 2 दिन में सीधा कर दूँ। मेरा बेटा परदेश में ना जाने कैसे कैसे करके गुजारा करके पैसे यहाँ भेजता है और ये लड़की मुझे गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही बर्तन धोओगी। आज के बाद अगर मैंने इसके हाथ में बर्तन देख लिया तो उसको उसी समय धक्के मारकर निकाल दूंगा। ये सब बोलते हुए वो किचन से बाहर निकल गए। मेरी काम वाली लड़की रोने लगी और कहने लगी कि मुझे यहाँ काम ही नहीं करना है। पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं, हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी है। जो ये साहब मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं, वो भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे गले लगाकर चुप कराया क्योंकि मैं अपने ससुर के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। इसके रहने से मुझे हौसला रहता है कि कोई औरत तो है मेरे साथ। अभी तक तो मैं एक परेशानी से निकली नहीं थी और ये दूसरी परेशानी आ गई थी कि मेरी काम वाली नौकरी छोड़ने को बोल रही थी। अभी तक तो मेरी एक परेशानी से निकली नहीं थी कि मेरे पेट पर काली स्याही के निशान कहाँ से आते हैं, वो भी एक नौकरानी के होते हुए भी मेरे ससुर मेरे कमरे में क्या करने आते हैं। मैंने नौकरानी से कहा कि तुम बर्तनों को हाथ मत लगाना, मैं खुद धो दूंगी, बस तुम काम छोड़कर मत जाना। मैंने बड़ी मुश्किल से उस नौकरानी को राजी किया और किचन से बाहर आई तो मेरे ससुर फ़ोन पर राजन से बहस कर रहे थे कि वो नौकरानी को घर से निकाल देंगे। लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि अगर नौकरानी घर से गई तो मैं भी मायके चली जाऊंगी। मैं यहाँ अकेले बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। पापा को बर्तनों से तकलीफ है ना, तो वो मैं धो दिया करूंगी। मेरे पति ने अपने पापा को ना जाने कैसे समझाया होगा, क्योंकि अब वो बहस नहीं करते थे। अब मैं खुद बर्तन धोने लगी और ससुर को खाना देकर खुद आती थी। अभी मैं कुछ ही देर बाद अपने कमरे में आराम करने जाने लगी कि मेरे ससुर आए और बोलने लगे, ये नौकरानी मेरे कमरे में नहीं आनी चाहिए। आज के बाद मेरे कमरे की सफाई का ख्याल तुम रखोगी। मैंने सुनकर इस बात पर सर हिला दिया क्योंकि मैंने सोचा कि ससुर अभी गुस्से में हैं, 2-4 दिन काम कर दूंगी फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनको मकसद मुझे अपने कमरे में बुलाने का है। जब मैं ससुर के कमरे में पूछ कर गई कि कमरे की सफाई कर दूं, तब वो फिर से इस काली स्याही की उंगली डुबाए एक सफ़ेद कागज़ पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बना रहे थे। मुझे देखकर सब कुछ जल्दी से दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, पापा सफाई कर दूं? तो बोले, हाँ कर दो। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वो बार बार मुझे ही देखे जा रहे थे और मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरे हाथ काँप रहे थे। उन्होंने एक पल के लिए भी नज़र नहीं हटाई। अगर वो मुझे यूं ही देखते रहते तो मैं सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ बहुत बुरी तरह काँप रहे थे। बार बार मैं अपने चेहरे पर आने वाले पसीने को दुपट्टे से साफ कर रही थी। मेरे ससुर बेड से उठकर खड़े हुए और मेरे पास आए तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा।
मैं झाड़ू छोड़कर खड़ी हो गई। मुझसे कहने लगे, गर्मी बहुत है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर काम कर लो, मैं बाथरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं होगा। उन्होंने बहुत धीरे से बोला था तो मुझे उनकी बात बहुत हैरत हो रही थी, वरना वो हमेशा एक सख्त और बुलंद आवाज़ में बात करते थे। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं ये बोल ही रही थी कि उन्होंने अपने जेब से एक रुमाल निकाला और मेरे चेहरे से पसीना पोंछने लगे। मैं पीछे हट गई और पापा भी घबरा गए। फौरन ही वो अपने कमरे के बाथरूम में चले गए। मैं डर के मारे बहुत बुरी तरह कांपने लगी। अब तो मुझे अपने ससुर की नीयत पर शक होने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और बाहर निकल आई। मैं पूरे दिन परेशान रही। जब रात अपने कमरे में सोने आई तो देखा नौकरानी अपना बिस्तर लगा रही थी। मैंने कहा, नीलम, इधर आओ। मैंने सोचा इसको सारी बात बतानी चाहिए। वो अपना बिस्तर बिछाकर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो भी मेरे ससुर के बारे में कहती हो, अब मुझे भी वो सच लगने लगा है। फिर मैंने उसको ये बात बता दिया कि रोज़ मेरे पेट पर काली स्याही का निशान होता है, और वो मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत भरी नज़रों से देखने लगी। नीलम कहने लगी, दीदी, मुझे तो पहले ही आपके ससुर पर शक था। मुझे लगता है कि कहीं आपके ससुर आपके साथ कुछ गलत भी करते हैं क्या। हमारे गांव में भी ससुर ने बहू के साथ गलत करके उससे शादी कर ली और उसका पति भी गांव से बाहर रहता था। नीलम की बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। पहले तो साहब मुझे देखते रहते थे, लेकिन अब जब से मेरी नज़र उन पर पड़ती है तो वो आपको देखते रहते हैं, मुझे भी निकालना चाहते हैं। तभी तो मेरे कामों में बिना वजह के नुक्स निकालते रहते हैं। मेरा दिल तो ये सब सुनकर घबराने लगा। अब तो मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी। अब मेरे पेट पर कोई निशान नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि रात को ज़रूर मेरे कमरे में ससुर जी आते हैं। जब से मैंने अपना कमरा लॉक करना शुरू किया था, मेरे ससुर मुझे घूर घूर कर देखते थे, लेकिन मैंने इस बात पर कोई परवाह नहीं की। कुछ दिनों के बाद मेरे ससुर मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे, तुम अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों लॉक करती हो? मेरा बेटा तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं बार बार आकर तुम्हारे कमरे में झांकता रहता हूँ कि कहीं ये कोई कीमती चीज़ चुरा कर और तुम्हें कुछ करके ना भाग जाए। मुझे अपने ससुर की किसी बात पर भरोसा नहीं था। जब मेरी राजन से बात हुई तो मैंने उनसे अपना वीज़ा जल्दी से जल्दी लगवाने को कहा। मैंने बोला, मुझे जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आना है। राजन ने जो बात मुझे बोला वो सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। राजन बोले, पापा ने तुम्हारा वीज़ा लगाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। पापा ने कहा है कि बहू को बाहर नहीं भेजूंगा। ये सुनकर मैं रोने लगी। मैंने राजन से कह दिया, मुझे यहाँ नहीं रहना है, या तो आप आ जाइए या मुझे बुला लीजिए। बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊँगा। बस तुम 1 साल कैसे भी निकाल लो। और मैं उनकी बात सुनकर नहीं मानी। मुझे अपने ससुर से चिढ़ होने लगी थी। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। अपने सारे काम वो नौकरानी होने के बावजूद भी मुझसे करवाते थे। मैं कमरा बंद कर लूँ तो वो चिल्लाने लगते थे। मैं अगर दोपहर में आराम करने चली जाऊँ तो सारा घर सिर पर उठा लेते थे। अब तो बात बात पर रोका टोकी शुरू कर दिया था। एक दिन तो मेरे ससुर मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हारी राजन से शिकायत करूँगा कि तुमको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मुझे भी आज रोज़ रोज़ की बहस से गुस्सा आ गया। मैंने उनके सामने खड़े होकर पूछा, मैं क्या करूं आपके लिए? आपका खाना, आपके कमरे की सफाई, सब कुछ मैं ही तो करती हूं। अब मैं आपके लिए क्या करूं? वो मुझसे बोलने लगे, तुम मेरे पास नहीं बैठती, मुझसे बात नहीं करती। ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। भला मैं उनसे बातें भी करती तो क्या करती? ये तो उनको खुद ही सोचना चाहिए था। उनका ना तो कोई दोस्त था, ना ही वो कहीं जाते आते थे, सारा दिन घर में ही रहते थे। मैंने उनसे साफ कह दिया कि आपको मेरी शिकायत करनी है तो कर दीजिए, मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं पूरा कर रही हूँ, लेकिन आपके साथ बैठकर मुझसे बात नहीं होगी। मेरी बात सुनकर वो भड़क गए, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोले और अपने कमरे में चले गए। नीलम भी वहीं खड़ी बातें सुन रही थी। ये सब चलते चलते 1 साल बीत गया और मैं भगवान से दिन रात यही दुआ करती थी कि राजन जल्दी वापस आ जाए और मैं चैन की सांस लूं। अब मैंने अपने कमरे का गेट खोलकर सोने लगी, लेकिन मैं सुबह फिर से बहुत हैरान थी, क्योंकि आज फिर मेरे पेट पर काली स्याही के निशान बने हुए थे। अब मैं फिर परेशान होने लगी कि मैंने अपनी नौकरानी से बोला कि देखो, अब फिर से निशान है। एक काम करो, आज रात तुम मेरी जगह सो जाना और मैं छुप जाऊंगी।
आज रात मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपनी नौकरानी को अपनी जगह सुला दिया और खुद छुप गई। मैंने देखा कि करीब 2 बजे मेरे ससुर मेरे बेड के पास खड़े होकर देख रहे थे। जैसे ही वो नीलम के करीब जाने लगे, मैंने लाइट खोल दी और उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। वो मुझे देखकर बहुत हैरान हो गए और बाहर निकल गए। अब मैं उनसे बात नहीं करती थी। एक रात मैंने खुद को रस्सियों से बंधा पाया और मेरे आंखों से बेबसी के आंसू बह रहे थे। दूसरी कुर्सी पर मेरे ससुर को भी बांध रखा था। हमारे सामने 2 आदमी खड़े थे। मेरी अलमारी से मेरे सारे सोने का सामान निकाल रहे थे और मेरी नौकरानी नीलम उनके साथ खड़ी थी। ये सारा खेल उसी का था। उसने बताया कि वो कब का सारा खेल ख़त्म कर चुकी होती, लेकिन बस वो मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। वो जानबूझकर मेरे दिमाग में मेरे ससुर के खिलाफ शक पैदा कर रही थी। मेरे पेट पर वो निशान भी वही लगाती थी और मेरे ससुर को मेरे खिलाफ भड़काती थी। आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको समय भी नहीं देती है। आपकी बहू आपसे इसलिए भी बात नहीं करती कि वो जानती है आप थोड़ा बहमी किस्म के इंसान हैं और आपकी बहू का वो कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। मैंने तो जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोए थे जिससे साहब मुझसे झगड़े और मैं इन्हें ही गलत साबित कर सकूं। नीलम चाहती थी कि हम ससुर बहू एक दूसरे से उलझते रहें और वो अपना काम करके निकल जाए। उसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी। उसका प्लान था कि वो मुझे और पापा को एक कमरे में इकट्ठा कर सके। उसने अगले दिन मेरे ससुर को जाकर कहा कि आपकी बहू मुझे अपनी जगह सुलाकर किसी और से मिलने जाती है। अगर यकीन ना हो तो कमरे में आकर देख लेना। इसीलिए मेरे ससुर कमरे में आकर मेरे बेड के पास देखने लगे कि बेड पर कौन सोया है। मुझे कमरे में देखकर वो वापस चले गए। आज भी यही हुआ, लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले ही 2 आदमी आए और मेरी नौकरानी उठ खड़ी हुई। हम दोनों को पहले बेहोश किया गया और फिर बांध दिया। उसको पता था कि राजन अब आने वाले हैं, इसीलिए वो अपना काम पूरा करके निकलना चाहती थी। उसको तो सब कुछ पहले से ही पता था। वो मेरा सारा कीमती सामान चोरी के लिए निकाल चुके थे। ये तो भगवान का शुक्र था कि आज रात ही राजन आ गए। वो तो हमको सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुँचे और गेट को हाथ लगाया तो देखा दरवाज़ा खुला पड़ा था। वो बहुत घबरा गए और सारा सामान टैक्सी में ही छोड़कर अंदर आ गए। अंदर आए तो आदमियों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो समझ गए कि घर में चोर घुस गए हैं। उन्होंने बाहर जाकर पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और हम बाल बाल बच गए। मेरे ससुर ने राजन को वापस दूसरे देश नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला, हम कम में गुजारा कर लेंगे पर तुम कहीं मत जाओ। हम दोनों ससुर और बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हम दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। उसके बाद आज तक मैंने किसी भी नौकरानी को अपने घर नहीं रखा। अब मेरे 2 बच्चे भी हैं और सारा घर खुद ही संभालती हूँ। जब कभी राजन किसी नौकरानी को रखने की बात करते हैं तो मैं साफ मना कर देती हूँ। मुझे ये पता चल गया था कि ये पहले घर के भेदी बनते हैं और फिर बाद में घर ही साफ कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नई कहानियों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहानियों को शेयर कर दिया करें। बाय।